गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वायु वितरण प्रणाली। और ये जो टॉपिक है हमारा एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत आता है। और ये एयर कंडीशनिंग जो चैप्टर है हमारी ME 301 की 8वीं यूनिट की अंतिम यूनिट का सब टॉपिक है। और एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण है। एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एयर कंडीशनिंग का ही एक पैरामीटर है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले एयर कंडीशनिंग में हम तापमान को नियंत्रित करते हैं, ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करते हैं, एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और उसी के पश्चात चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इन द कंडीशनड स्पेस। जिस स्थान पर कूलिंग की जानी है उस स्थान पर प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन अति आवश्यक है। एयर डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर नहीं है तो कंडीशनड स्पेस के प्रत्येक स्थान पर बराबर तापमान नहीं होगा। यदि बराबर तापमान नहीं होता है तो हमारा एयर कंडीशनिंग का उद्देश्य सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमने अब तक एयर कंडीशनिंग के सभी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। ये एयर कंडीशनिंग का अंतिम टॉपिक है जिसमें कि एयर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स को बताया गया है। तो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें मेथड्स ऑफ एयर डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा। इसमें मेनली दो मेथड जनरली काम में लेते हैं हम। इजेक्टर सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सिंपल और पैन टाइप। और दूसरा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं, दूसरे सिस्टम को बोलते हैं डाउनवर्ड सिस्टम। तो हमारा लेक्चर शुरू करते हैं एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक बार मैं इंट्रोडक्शन के रूप में एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बता देता हूँ। एक अच्छे वायु वितरण निकाय की प्राथमिक आवश्यकता वायु की शुष्क बल, तापमान, आर्द्रता एवं गति से ऐसे संयोजित मान प्रदान करना होता है जो आराम वातानुकूलन के अनुकूल हो तथा यह अवस्था फर्श क्षेत्र से 1.8 मीटर की ऊंचाई तक समान रूप से कायम रहे। साथ ही किसी कमरे के विभिन्न हिस्सों के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए तथा पास के दो कमरों का तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वांछित वायु गति 7.5 से 9 मीटर पर मिनट के मध्य होती है। तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत हम आपको ये बता रहे हैं कि पूरे कंडीशन स्पेस में हवा का तापमान 1 डिग्री से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि दो कमरों में एयर कंडीशनिंग हो रही है तो 2 डिग्री से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। हवा की जो गति है, एवरेज गति जो होती है वो 7.5 से 9 मीटर पर मिनट के मध्य हवा की जो स्पीड है, ये गति है, वो होनी चाहिए। और ये पैरामीटर ही हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं और ये अति आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। यदि ये पैरामीटर हम फुलफ़िल नहीं करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी स्थान का एयर कंडीशनिंग आपने किया है। क्योंकि एयर कंडीशनिंग की, जैसा कि इसमें इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, ड्राइबल टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया आपने, आर्द्रता को कंट्रोल कर ली है, और स्पीड जिसके बारे में हम बता रहे हैं, एयर की स्पीड प्रॉपर तरीके से हर स्थान पर पहुँचे, वो अति आवश्यक है। तो मेथड्स जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कक्ष में वायु वितरण की विधियाँ। कक्ष के उपयोग के अनुसार उसमें वायु बहाव की दिशा निर्धारित की जाती है, जिसके अनुसार कक्ष में वायु का वितरण की निम्नलिखित विधियाँ होती है। तो जब एयर कंडीशन स्पेस में हम कंडीशनड एयर को रूम के अंदर भेजेंगे तो उस टाइम एयर की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। कंडीशन स्पेस में सीटिंग का क्या है, कंडीशन स्पेस किस कार्य में यूज़ में लिया जा रहा है, ये अति आवश्यक होता है। क्या एयर कंडीशन स्पेस एक थिएटर है, क्या एयर कंडीशन स्पेस एक जिम है, क्या एयर कंडीशन स्पेस एक कॉन्फ्रेंस रूम है, या एयर कंडीशन स्पेस एक सिंपल रूम है जिसमें 2-4 लोग बैठेंगे।
तो कैसा अरेंजमेंट होगा? एयर कंडीशन स्पेस में ये भी देखा जाता है कि रूम में व्यक्ति बैठे हुए हैं या कोई एक्सरसाइज की जा रही है, किस गतिविधि में लोग इन्वॉल्व हैं, उसी अनुसार हम हीटिंग लोड और हीटिंग लोड के अंतर्गत, कूलिंग लोड के अंतर्गत हम सेंसिबल हीटिंग लोड और लेटेंट हीटिंग लोड दोनों निकालते हैं। दोनों का सम निकाल के हम एक कंडीशन स्पेस की कूलिंग कैपेसिटी निकालते हैं। उसी के आधार पर हम इसकी टनेज कैपेसिटी का निर्धारण करते हैं। तो पहला जो मेथड है हमारा एडिशन सिस्टम का वो है इजेक्टर सिस्टम। इसमें दो डायग्राम दिखा रखे हैं। दो टाइप के ये सिस्टम होते हैं। एक कहलाता है सरल इजेक्टर सिस्टम, दूसरे टाइप का जो बी टाइप का कहलाता है पेन आकार का इजेक्टर निकाय। तो इजेक्टर सिस्टम क्या होता है एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार का सरल इजेक्टर निकाय चित्र में दिखाया गया है। इस निकाय में वायु प्रवेश द्वार में प्रवेश कर ग्रिल से बाहर आती है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ग्रिल से बाहर आ रही है यहाँ से, और कक्ष में परिसंचरण पश्चात निर्गम ग्रिल से बाहर आ जाती है। प्रदाय एवं निकास ग्रिल दोनों एक ही दीवार पर लगे होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये निकाय रचना में सरल होती है तथा अनेक अनुप्रयोगों के काम में ली जाती है। पेन आकार का इजेक्टर निकाय दर्शाया गया है। इस विधि में वायु कक्ष में ऊपर से प्रवेश करती है और एक पेन के द्वारा विभिन्न दिशाओं में वितरित कर दी जाती है। इस निकाय में वायु का वितरण सरल इजेक्टर निकाय की तुलना में अधिक समान रूप से होता है। वायु कक्ष से परिसंचरित होते हुए वायु निकास से बाहर चली जाती है, जैसा कि सिंपल में देख रहे हैं आप। इनलेट थोड़ा अपवर्ड से एयर कंडीशन स्पेस में जाती है और नीचे से आउटलेट ग्रिल से निकल जाती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टॉप जो इनलेट दिखा रखा है इसमें रूफ साइड से, और यहाँ पर क्या पैन टाइप का एक वो बता रखा है इसमें ओपनिंग स्पेस, और इससे ये पूरी हवा सर्कुलेट होते हुए एयर एसिड के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल और बेस्ट एडिशन सिस्टम है इजेक्टर टाइप में। एक अन्य विधि के अनुसार ऊपर से ही दो मार्गों से प्रवेश करती है तथा कक्ष में दीवारी की ओर से परिसंचित होते हुए दोनों प्रवेश द्वारों के मध्य स्थित द्वार से बाहर निकल जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसमें दिखाया गया है, देखिए एक एक्सिट दिखा रखा है एयर का। इनलेट यहाँ साइड से आती, दोनों साइड से, लेफ्ट राइट से, और ये एक्सिट से ऊपर सेंटर स्पेस निकल जाती है। तो ये अलग अरेंजमेंट है जो कि जेटर टाइप पेन टाइप में ही है। और दूसरा अरेंजमेंट आप देख रहे हैं 8.10 में, यहाँ एयर नीचे से ही निकल रही हैं, नीचे से इंटर प्रवेश करती हैं और नीचे से सीमित कूलिंग करते हुए या इसी से निकल जाती हैं आउटलेट बॉटम से। तो दोनों का जो उपयोग अलग अलग टाइप से हो सकता है, जैसे कि मनोरंजन स्थलों एवं व्यायामशालाओं में जहाँ वायु का परिसंचरण का कक्ष में फर्श से 2 से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वांछित हो, तो चित्र 8.10 में दर्ज दिखाई गई व्यवस्था अपनाई जाती है, ये वाली। इस प्रकार की व्यवस्था में वायु एक दीवार से प्रवेश कर अधिवासियों के आसपास चारों ओर प्रवाहित होते हुए दूसरी दीवार में लगे निकास द्वार से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये जिम के लिए सूटेबल है 8.10 वाला, और ये एक अपने मनोरंजन स्थल के लिए 8.9 वाला सूटेबल हो सकता है। बिल्कुल एयर कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अगला जो है डाउनवर्ड सिस्टम है। इसमें देखिए आप अलग अलग टाइप से यहाँ पर एयर इनलेट से यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन से ये आगे पार्टीशन दे रखी है, स्पेस फॉर कैरिंग डक्ट्स दे रखी है, परफोरेटेड सीलिंग दे रखी है। इस तरह से ये पूरी की पूरी जो डाउनवर्ड सिस्टम के थ्रू कंडीशनड एयर निकल रही है, और यहाँ से ये आउटलेट के थ्रू एयर वापस निकल जाती है 2 मीटर तक, और इसमें पूरा प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिखाया गया है। चित्र 8.11 में दिखाए अनुसार कमरे की छत से नीचे की ओर प्रवाहित होते हुए फर्श में बनी छिद्रों या फर्श के सभी दीवारों से बाहर निकलती है। ये विधि अधिक खर्चीली है क्योंकि इसमें छत के नीचे छिद्रयुक्त पैनल लगाई जाती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये विधि सिनेमाघर, स्कूल, ऑफिस सभागार के लिए उपयुक्त होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव विधि है क्योंकि इसमें परफोरेटेड सिस्टम को यूज़ किया जाता है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ज़रूरी है, जैसे कि सिनेमॉल का एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया है। तो इस तरह से हमने एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिस्कस किया है, और इसमें आपको जो एग्ज़ाम के अंदर डिस्क्रिप्शन देना है वो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ब्रीफ में आपको समझाना है क्या होता है, और इसके दोनों मेथड को आपको चित्र द्वारा सिंपल तरीके से इसको समझाना है। और इस तरह से ये मेरा लेक्चर समाप्त होता है आज का। थैंक यू।